तो हम लोग का ये जो आपका ऐप बता रहे थे, ये क्यों चला जाता है, वही तो बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो यात्रा हमारी हुई किसकी हुई? जर्मनी के चांसलर की। बताइए जल्दी से, किसकी यात्रा हुई? जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। इनकी यात्रा जब होती है वो 12 जनवरी को होती है। 12 जनवरी 2026 को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यात्रा होती है। और जर्मनी के चांसलर जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, ये साहब ये हैं, ठीक है ना। इनकी यात्रा हमारी जनवरी 12 जनवरी का, 12 और 13 जनवरी, 12 और 13 जनवरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनकी यात्रा कब होती है। 12 से 13 जनवरी को 2026 की यात्रा होती है। और उनका नाम है, आप अगर आपका पूरा नाम है फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है ना। क्या हो गया? फ्रेडरिक मर्ज। तो आपको याद रखिए, मर्ज याद रखिए। मर्जी, हमारी मर्जी होगी वही काम करेंगे। तो मान लो कि स्टार्टिंग में याद नहीं हो रहा है जर्मनी के चांसलर, तो मर्जी होगा तो पढ़ेंगे। तो मर्ज से याद रखिए मर्जी, हमारी मर्जी होगी। ट्रिक के साथ करंट अफेयर हम लोग करेंगे। तो इनकी यात्रा होती है भारत में। किस संदर्भ में यात्रा होती है वो आपको जानना की बहुत जरूरत है, जानने की बहुत जरूरत है। इनकी जो यात्रा होती है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की, ठीक है, उसको समझिए किस किस संदर्भ में इनकी यात्रा होती है। ठीक है, इनकी यात्रा किस संदर्भ में, जर्मनी के चांसलर की यात्रा किस संदर्भ में इनकी यात्रा होती है, ठीक है। तो इनकी यात्रा जो है, हमारे पास इनकी जो यात्रा है वो भारत और जर्मनी के राजनयिक संबंध के 75 ईयर्स हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? कितने साल हो चुके हैं? 75 साल इनकी हमारे राजनयिक संबंध 75 ईयर हो चुके हैं। 75 साल भारत और जर्मनी के राजनयिक संबंध 75 साल हो चुके हैं। 75 ईयर्स इनके राजनीतिक संबंध 75 ईयर्स हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं, ठीक है। क्यों वहां पर धुंधला क्यों है? ठीक है, 75 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। 75 ईयर्स हो चुके हैं। और ये 12 से 13 जनवरी को, 12 से 13 जनवरी को ये भारत की यात्रा पर थे। 12 से 13 जनवरी को पीएम मोदी से इनकी वार्तालाप हुई। पीएम मोदी इनका वेलकम किए। ये साबरमती आश्रम भी घूमे थे। साबरमती आश्रम की विजिट इन्होंने किया था। साबरमती आश्रम की कौन किए थे? इनकी मर्जी थी भाई, इनसे फ्रेडरिक मर्ज। तो हम याद करने के लिए बोल दिए इनकी मर्जी थी घूमने की। फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। तो इसके बारे में जो हमारा कंटेंट है उस पर अगर हम बात करते हैं कंटेंट के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट देखिए, इसी से हम टेस्ट भी आपको लेंगे, ठीक है। तो 12 जनवरी 2026 को भारत के, हमारा जो पॉलिटिकल डायलॉग है, जो हमारा राजनीतिक संबंध है, वो उसके कितने साल हो गए? जल्दी से बताइए कमेंट में, कितने साल हो गए? 25 ईयर्स हो गए। साबरमती आश्रम भी गए। जर्मनी से हमारे कई चीज़ों पर संबंध होता है, जैसे क्लाइमेट एग्रीमेंट, कई चीज़ें हैं। सप्लाई चेन, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। भारत के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जर्मनी के कंपनियों को सामान जाता है। आईटी सेक्टर हो गया। तो हमारे सप्लाई चेन को ये मजबूत करेगा। अभी भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी पीछे 27 तारीख को मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट, 27 तारीख को हमारी यूरोपीय यूनियन से समझौता हो गया। हमारी यूरोपीय यूनियन से संधि हुई, जैसे बहुत सारी चीज़ों पर जीरो टैरिफ हुआ। तो यूरोपीय यूनियन में लेदर, हमारे यहाँ जो लेदर इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ सिल्क इंडस्ट्री है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बहुत सारे सामान है जो यूरोपीय यूनियन के जाएंगे। बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स जाएंगे, तो ऑटोमोबाइल के टूल्स जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे के यहाँ बनती हैं, और इसमें यूरोप से भारी डिमांड है। पहले ये यूरोपीय कंट्री चीन से मंगाते थे, लेकिन अगर अगर चीन से जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे यूरोपीय कंट्रियों को एक ऐसा देश चाहिए जहाँ एक तो अपनी यूनिट लगा सकें, जहाँ रॉ मटेरियल को मंगा सकें, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण क्षेत्र होता है, मतलब जिस जगह पर वस्तुओं का निर्माण, छोटे छोटे जैसे पेन हो गया, टूल्स हो गया, कुछ भी वस्तुओं का निर्माण होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं।
तो यूरोप की इंडस्ट्री असेंबल करने के लिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान मंगा सकते हैं। तो अभी यूरोपीय यूनियन से हमारा समझौता हो, इसके पहले ही जर्मनी से हमारा कई चीज़ों पर समझौता हो चुका है। अभी भी आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा जब यूरोपीय यूनियन से डील हुई तो अमेरिका में बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि अमेरिका ने 50% तक हमारे ऊपर टैरिफ लगा चुका था। मतलब लगा चुका मतलब कि हमारे जो एक्सपोर्टर होंगे, जो निर्यात करने वाले होंगे, जो अमेरिका में जो व्यापार करने के लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो अमेरिका में व्यापार करने के लिए जाएंगे तो जो हमारे शिप जब अमेरिका के बंदरगाह पर पहुंचेंगे तो उनसे क्या होगा, कस्टम ड्यूटी ली जाएगी। मतलब वो अगर 100 रुपये का सामान है तो 50 रुपया टैक्स वहीं लग गया, तो सामान तो हो गया 150 रुपये का, बिना मतलब के 50 रुपये महंगा हो गया। जैसे मान ली कि 1000 रुपये में आप एक जीन्स खरीदते हैं और उस पर 50% टैरिफ लग जाए तो आपको वही जीन्स 1500 मिलेगा, तो आपका सामान तो महंगा हो गया, तो आप निश्चित रूप से नहीं खरीदेंगे। तो इस रूप में अभी हमारा अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील हो गया पिछले हफ्ते। अब अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील करने में, अब जो हमारा टैरिफ था, जो वहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट निर्यात करेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका के सीमा पर 18% अब टैरिफ लगेगा। यहाँ तक कि हमारे कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में 0% टैरिफ लगने की बात की है। मतलब हमारे किसान अपना सामान बेचेंगे तो उनको अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगेगी। अब 18% टैरिफ क्या होगा, अब अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत महंगा है। अमेरिका वाले अपने के यहाँ कोई भी सामान नहीं बनाते, क्योंकि इंडिया से 60 टाइम्स लेबर कॉस्ट वहाँ महंगा है, बहुत ज़्यादा। वहाँ घंटा के हिसाब से वेतन चलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा। इसलिए अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट न के बराबर काम करती है। अब अमेरिका को भारत से सामान चाहिए तो भारत यहाँ से बना के भेजेगा, क्योंकि यहाँ के कंपनियों से अपना बनवाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा मजबूत होगा। जिसमें लेबर इंटेंसिटी यूनिट है, जैसे लेदर कपड़ा, वो भी हमारा मजबूत होगा, क्योंकि अमेरिका में लेदर का कोई काम नहीं करता है। तो इस एग्रीमेंट से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो पिछला महीना जो यूरोपीय यूनियन से 27 तारीख को जो एग्रीमेंट हुआ, फिर अभी अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ, उसके पहले जर्मनी से है। जर्मनी हमारा विश्व में 8वां सबसे बड़ा भागीदार है, सबसे 8वां बड़ा व्यापार करने वाला। तो जर्मनी के साथ संबंध, तो आप 2026 के पूरे करंट अफेयर को अच्छे से करिए और देखते हैं जर्मनी से क्या क्या हमें मिलता है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जर्मनी से हमारा काफ़ी ट्रेड होता है। 25 ईयर्स 1951 संबंध है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे जुड़ी हुई है। केमिकल फर्टिलाइजर भी हम बहुत जर्मनी से मंगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टूल्स है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो ऐसा नहीं कि हमारा जर्मनी से 75 वर्ष, अब तो कहिएगा कि 1951 से लेकर 2026 तक 75 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे संबंध सुभाष चंद्र बोस से भी हैं, हमारे संबंध मेजर ध्यानचंद से भी हैं, हमारे संबंध हिटलर के समय से भी रहा है। हमारे समय जर्मनी के स्टुअर्ट गॉर्ड में 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का झंडा लहराया था, इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, सोशलिस्ट इंटरनेशनल की जो सभा हुई थी, मैडम भीकाजी कामा 1907 के जर्मनी के स्टुअर्ट गॉर्ड में। यानी कि हमारे संबंध 75 साल से नहीं बल्कि 100 ईयर से ऊपर के कैसे हैं, उसकी एक झलक आप देखिए, ठीक है ना। ये हमारे जर्मनी से जो भी हमारा रिश्ता है वो आपको द्विपक्षीय व्यापार जो हमारा है, ठीक है ना, वो 50 अरब डॉलर का है। दोनों देशों के बीच में व्यापार कितने का है, अभी वर्तमान में हमारे दोनों देशों के बीच में 50 अरब डॉलर का व्यापार चल रहा है। जर्मनी हमारा 8वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अब कुछ इतिहास की बातें करते हैं। जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे, ठीक है ना। जर्मनी में नेताजी, हम अपने बच्चों को ऑफलाइन जो मेरा सेंटर है उसमें पूरी पढ़ा नहीं पाते थे करेंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर पढ़ाने में तो चेंज होते रहता है। तो चूँकि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और हम तभी तक क्लास नहीं लेते हैं जब तक हम प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं। क्वांटिटी में रोज़ क्लास, मुझसे लोग बोलते हैं कि रोज़ यूट्यूब पर क्लास डालिए सर, चैनल बढ़ेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये लगता है कि व्यू बढ़ाना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि 100 बच्चा जो देखें उनका रिजल्ट प्राइम होना चाहिए। तो शायद लाइफ में एथिक्स है कि 10 बच्चा ही सीखें लेकिन ओरिजिनल सीखें, उनको ठगा ना जाए। तो व्यू, चैनल सब्सक्राइब करना सब ऊपर वाले के हाथ में है, और संसार में मेहनत करने के बाद शायद सब चीज़ मिल जाता है। तो गलत तरीके से नहीं बढ़ना है आगे है मुझे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी से इतिहास देखिए,
आप जान रहे कि नेताजी, तो पहला हमने इतिहास बनाया कि हमारी मैडम भीकाजी माँ, मदर ऑफ रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो मैडम भीकाजी कामा जर्मनी गई थी। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा जर्मनी गई थी। कब गई थी? 1907 में गई थी। कहाँ गई थी? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में। स्टुअर्टगार्ट में क्या हुआ था, क्या करने गई थी? तो वहाँ पर सोशलिस्ट इंटरनेशनल का कॉन्फ्रेंस था, समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद पर कॉन्फ्रेंस था, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद पर कॉन्फ्रेंस था। इनको मदर ऑफ रेवोल्यूशंस बोलते हैं, भारत में क्रांति की जनक बोलते हैं, ठीक है। तो मदर ऑफ रेवोल्यूशंस हो गए, तो यहाँ से भी हमारे संबंध जर्मनी में है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे के यहाँ जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे। जब हमारे के यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 1938 में 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना, और 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जल्दी से बताइए 1938 में कहाँ बने थे और 1939 में कहाँ? उन्होंने रिजाइन कर दिया, और जब भारत में आज़ादी दिलाने के लिए वो जर्मनी से संपर्क में आए, 1941 में जर्मनी से गए, और फरवरी 1945 में 43 तक नेताजी वहाँ रहे। उन्होंने यहाँ बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। फ्री इंडिया सेंटर की उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्लियर? एक और इतिहास है कि बहुत ही फेमस जर्मनी में हॉकी का जो ओलंपिक खेल चल रहा था, वो 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ था, जिसमें मेजर ध्यानचंद गए थे और जर्मनी को 8-1 से हराया गया था। और हमें मेजर ध्यानचंद के ही याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। जर्मनी का संसद का नाम है ना, क्या है? बुंडस्टैग है, ठीक है, बुंडस्टैग। और वहाँ की करेंसी यूरो है। तो जर्मनी के चांसलर कौन होगा बताएं? जिनकी मर्जी हो, फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के चांसलर क्या हो गए? फ्रेडरिक मर्ज। चलिए जैसे जल्दी से बताइए क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को, जल्दी से कमेंट बताइए। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी होगा। क्लास कैसा लग रहा है जल्दी बताइए। हरिपुरा और त्रिपुरा है ना, त्रिपुरी। क्लास आप लोग कैसी लग रही है? चलिए आप लोग कौन कौन है थोड़ा देख लेते हैं हम। अ, खुश रहिए। प्रहलाद कुमार, अविनाश कुमार, क्लास ठीक है, खूबसूरत है, ठीक है। अभय ठाकुर। अच्छा, अन अकेडमी से इस पे कौन कौन है जो अन अकेडमी हमारे पढ़ते थे? दुर्गेश, अभिषेक, शिवरंजन, शिवशंत, अभिषेक, ठीक है। तो कमेंट करते तब तक देखते रहें, है ना। यहीं पर जो बहुत बड़ा एक अच्छा मेजर ध्यानचंद का कहानी बता रहा हूँ कि जब जर्मनी, मेजर ध्यानचंद जब ओलंपिक में गेम खेल रहे थे, बर्लिन ओलंपिक में, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद थे, बर्लिन ओलंपिक 1936, ठीक है। तो करेंट को ट्रेडिशन से जोड़ के पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाता है, और जब मैं पढ़ा दूंगा, आज पढ़ा दूंगा और कल टेस्ट ले लूंगा, तब तो और मज़ा आ जाएगा। और हम लोग ऑनलाइन ज्ञान आईएएस ऐप डाउनलोड कर लिए, हालांकि उसमें कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी मिलेगा आप लोग को। ज्ञान आईएएस, ज्ञान जीएस ऐप जी। डिम्पल सिंह भी हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब जर्मनी में जब खेल हो रही थी 1936 में बर्लिन ओलंपिक, ठीक है ना, तो बर्लिन ओलंपिक में जब ये गेम शुरुआत हुई, तो हम बता रहे हैं कि 1936 से जर्मनी का तानाशाह हिटलर है, नाजी पार्टी वहाँ की है, और अपने उफान पर जर्मनी था, बहुत ही बेहतरीन दौर से गुजर रहा था, तानाशाह था। और जर्मनी में जब 1936 की ओलंपिक हो रही थी, तो भारत और जर्मनी
अपने अपने जो पूल थे उनके, मतलब जो अपना अपना ग्रुप था, उसमें इन्होंने किसी से कोई मैच नहीं हारा। तो जर्मनी, एक तो जर्मन होम ग्राउंड बर्लिन, और उस पर भी हिटलर, उस पर भी जर्मनी का उत्साह, उस पर एक मैच न हारना, उल्टा एक साइड से प्रैक्टिस मैच हुआ था जिसमें जर्मनी ने इंडिया को हरा दिया था। तो एक बड़ा ही, और ओलंपिक का फाइनल गोल्ड मेडल के लिए। अब यहां पर खचाखच स्टेडियम पूरा बर्लिन दुल्हन की तरह सजा हुआ। भारत की एक महारानी भी वहां देखने गई थी, शायद बड़ौदा की, मैं कंफर्म नाम नहीं हूं, या ग्वालियर की कहीं गई थी। तो एकदम, और उस पर भी दोनों टीमें खचाखच, पूरा स्टेडियम हॉलीडे कर दिया गया, सारे ऑफिस में छुट्टी, और हुजूम, और हिटलर मैच देखने के लिए आ रहा है। वही हिटलर जहां पनडुब्बियों से और फाइटर प्लेन से पूरे विश्व में तहलका मचा रखा था। खचाखच भरे स्टेडियम में मैच की शुरुआत होती है। जर्मनी की तरफ से भी गोल मारा जाता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद जो बिना जूते के खेले थे, हिटलर देख के दंग रह गया। हॉकी जैसा खेल, फास्ट मूवमेंट, स्टिक का चोट, और कटेले जूतों में कटेली चीजें लगा हुआ, पानी बारिश भी हो चुकी थी, लेकिन मेजर ध्यानचंद बिना जूते से मैच खेले, और वो दनादन 8 गोल भारत ने जर्मनी को ठोका। पूरा स्टेडियम सन्नाटा छा गया, सनसनी हवाएं भी वहां पर दिख रही हैं, और इतना बेहतरीन हॉकी मेजर ध्यानचंद ने देखा कि क्या बताया जाए। लेकिन हार तो हार होती है किसी की, और इंडिया जीतता है 8-1 के अंतर से। और स्थिति इतनी हो गई कि जब मैच खत्म हुआ तो हिटलर ने बुलाया मेजर ध्यानचंद को, बोला कि तुम अपने सेना में सिपाही हो, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के झंडे के तले खेल रहे थे। तो कहा कि आ जाओ जर्मन सेना में, तुम्हें हम जनरल बना देंगे, कमांडर इन चीफ बना देंगे। बड़े ही अदब से मेजर ध्यानचंद जो सिपाही थे उस समय, उन्होंने अदब से कहा कि शायद ऐसा प्रस्ताव मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है, और आपका इस सम्मान मेरे सर पर है। हिटलर ने कहा कि तुम मेरे सेना में हो, तुम्हारे देश ने क्या दिया है, यहाँ आओ तुमको जनरल बनाएंगे हम, क्या दिया तुम्हारे देश ने। तो मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगते हुए, कि सर ये जरूरी नहीं है ये समझना और सोचना कि हमारे देश ने मुझे क्या दिया, बल्कि ये सोचना जरूरी है कि हमने अपने देश को क्या दिया। ये सोचना जरूरी नहीं है कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि ये सोचना जरूरी है कि हमने अपने पिता के लिए क्या किया। ये प्रश्न खड़ा करना जरूरी नहीं कि हमारे परिवार ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि ये उत्तर देना जरूरी है कि हमने अपने परिवार के लिए क्या किया। इसलिए अगर आप कलम उठाते हैं तो आप समाज के लिए भी करते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, माता पिता के लिए भी करते हैं, इतिहास रच देते हैं, और उसी तरह से शहंशाह बन जाते हैं जो एक सफल इंसान होता है। मेजर ध्यानचंद की बातें इतनी अच्छी थी कि हिटलर मुस्कुरा कर बोला कि तुम जैसे अगर सिपाही भारत में रहेंगे तो भारत ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं रहेगा। तो वही आपको इस माध्यम से पढ़ने से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। तो ये हमारा जर्मनी का कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है ना। अगला करेंट अफेयर जो हम लोग देखेंगे कि कुछ करेंट अफेयर में और देखते हैं, ठीक है। अभी 2 लोग और आए थे, भारत में यात्रा किए थे 26 जनवरी 2026 को, इस पर हम बाद में करेंगे। भारत के वो चीफ गेस्ट थे, लेकिन उसके पहले हम बता दें आपको कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2025 को इसने अपना रिपोर्ट जारी किया। इसको आप लोग शेयर भी करिएगा, लाइक भी मारिएगा, और चैट में, है ना, लगता है कि थोड़ा थम्स अप वम्सअप दीजिए, थोड़ा कलरफुल हो जाए चैट में, दिल फिल फेंकिए। ठीक है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी रिपोर्ट 2025 आ गई, जिसमें उत्तराखंड को क्राइम जस्टिस के मामले में, मतलब क्राइम में जल्दी त्वरित कार्रवाई करने के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा, है ना। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो उत्तराखंड का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। लेकिन कुछ बुरे चीजें हैं कि साइबर क्राइम, इसी रिपोर्ट में साइबर क्राइम में
सबसे खराब स्थिति कर्नाटक के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ हो रहे हैं? बिहार बदनाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है वो कर्नाटक में हो रहा है। थैंक यू, आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहिए। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम में नंबर 1 राज्य, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस में नेशनल जस्टिस के मामले में उत्तराखंड रहा। उत्तराखंड की पुलिस रही, तो आप लोग के लिए ये बहुत जरूरी है समझना। दूसरा, आपको इस रिपोर्ट के अनुसार है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2025 के रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम में कर्नाटक नंबर 1 रहा, तेलंगाना नंबर 2 रहा और उत्तर प्रदेश नंबर 3 रहा। उत्तर प्रदेश नंबर आपका 3 है। हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है और हिंसक अपराध के मामले में भी बिहार दूसरे स्थान पर है। ये चिंता की बात है, ठीक है ना, ये चिंता की बात है। आते हैं 26 जनवरी, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को क्या मनाया गया? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2026 में। इसमें नारा क्या था? नारा था स्वावलंबन का मंत्र वंदे मातरम। स्वावलंबन का मंत्र क्या बताया गया? ये कुछ प्रश्न आ सकता है कि इस 2026 में स्वावलंबन के लिए मंत्र क्या दिया गया? वंदे मातरम। और समृद्धि के लिए मंत्र दिया गया आत्मनिर्भर भारत। आप ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम स्वावलंबन का मंत्र हो गया और आत्मनिर्भर भारत समृद्धि का हो गया। और ये झांकी जो निकली थी इस बार, वो राजपथ जिसका नाम था, उस राजपथ का नाम 2022 से क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये झांकी कर्तव्य पथ। और इस 26 जनवरी में हमारे 2 अतिथि आए थे। एक पहला यूरोपियन कमीशन के, है ना, उर्सुला वॉन डेर लेयन, है ना, यूरोपियन कमीशन की थी, जो अतिथि थी हमारी, उसके चेयरपर्सन उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो उर्सुला याद रखो, उर्मिला इस तरह के याद रखो, याद करने का ट्रिक है ना। उर्सुला जो है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये आपको 2024 से 29 के लिए यूरोपीय कमीशन के लिए चेयरमैन हैं। इसके पहले भी यूरोपीय कमीशन, है ना, यूरोपीय आयोग जिसको बोलते हैं, इसके पहले भी ये 2019 से 24 तक रह चुकी हैं। ये महिला हैं और ये दोबारा 2024 से 29 के लिए यूरोपीय कमीशन की चेयरमैन हैं। यानी कि 2029 तक आने वाले परीक्षा में ये हमेशा के लिए है, इसलिए 2029 तक यही रहेंगी। अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कौन है? उर्सिला। तो भूल जाओगे तो उर्मिला, उर्सिला जो भी याद रखो, है ना। और बिहार में उर्स मेला भी लगता है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। अब इतना तो नहीं याद रहेगा, उर्सुला याद रखिए, ठीक है। और यूरोपियन काउंसिल के एंटोनियो कोस्टा हैं इसके यूरोपीय काउंसिल के, मतलब यूरोपीय परिषद। ये यूरोपीय आयोग और ये यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद, ठीक है। आप देख रहे हैं, है ना, उर्सुला, डॉक्टर उर्सुला है। इनके बारे में आप देख सकते हैं, डॉक्टर उर्सुला के बारे में, ठीक है ना। उर्सुला वॉन डेर लियन हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, 2019 से हैं। द फर्स्ट एवर वुमेन इन द पोस्ट, ये पहली महिला थी यूरोपीय कमीशन के चेयरमैन बनने। आफ्टर सक्सेसफुल लीडिंग द यू, है ना, थ्रू चैलेंजिंग टाइम, शी वाज अपॉइंटेड बाय नेशनल लीडर्स and elected by the European Parliament for a second 5-year term. She will be at the helm of the commissions until 2029. ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से अब देखिए, एक बुक है, इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा इस बुक की, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, जिसके लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, वासुदेव देवनानी। जिसके लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये पुस्तक सनातन संस्कृति की जो अटल दृष्टि है, ये PDF भी मिलेगा। तो PDF जो मिलेगा, इस बार तो नहीं, अगले बार से हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा PDF जो है वो ज्ञान GS जो ऑनलाइन ऐप है उस पर मिले। अभी उस पर कुछ नहीं है, कुछ दिनों में हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले क्लास से हम लोग वो प्रयास करेंगे कि ज्ञान GS जो ऑनलाइन ऐप है उस पर हमारा PDF मिले। कौन सा ऐप है? ज्ञान GS।
ज्ञान जीएस ऑनलाइन ऐप का नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि 26 जनवरी को हो गया। देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ठीक है। इसके लेखक हैं वासुदेव देवनानी। ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये पुस्तक। इस पुस्तक को वीवीआई कर लीजिए। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, लेखक वासुदेव देवनानी। ये है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। तो एक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और अटल बिहारी वाजपेयी पर है, ठीक है ना। सनातन और अटल बिहारी वाजपेयी के लेकर ही एक आपको एक सूचना यहाँ पर और है अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, जिसके बारे में आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में, ठीक है ना, अटल बिहारी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक पार्क बना है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की योगी आदित्यनाथ उसको उद्घाटन किए थे लखनऊ में। ये कहाँ बना है? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये लखनऊ में पार्क बना है, ठीक है। अब बताइए कहाँ बना है, ठीक है। लखनऊ में ये पार्क कहाँ बना है? लखनऊ में, लेकिन इसका नाम क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। इस पार्क का नाम क्या है? तो पूछेगा कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल किसके लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न रहेगा, जगजीवन राम, बी कलाम साहब, सी अटल जी, डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर होगा, है ना, ठीक है। क्लियर, क्लियर, तो क्लियर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देते हैं, बनाइएगा जल्दी से। ए एमपी, बी झारखंड, सी गोवा, डी गुजरात। बताइएगा, प्रश्न है कि टाइगर स्टेट किसे घोषित किया गया है? जल्दी बताइए, टाइगर स्टेट किसे घोषित किया गया है? टाइगर स्टेट किसे घोषित किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। टाइगर स्टेट किसे घोषित किया गया? चलिए तब तक आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया है? गुजरात को। गुजरात को टाइगर स्टेट 2026 में घोषित किया गया, ठीक है ना। हाँ, गुजरात को, गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए, ए बी सी डी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब बताइएगा कि प्रेसिडेंट, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू ने, है ना, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू ने किस भाषा में संविधान का विमोचन हाल ही में किया था? किस भाषा में, किस भाषा में संविधान की, किस भाषा में संविधान का विमोचन हाल ही में किया था? बोडो, डोंगरी, मैथिली या संथाली? जल्दी बताइए। टाइगर स्टेट के रूप में कौन था? गुजरात। टाइगर स्टेट का आंसर क्या था? गुजरात। और इसका आंसर होगा डी, संथाली। देखिए अब ये कोड भी है, बीडीएमएस, समझिए। हमारे
जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशंस के जो आठवीं अनुसूची है ना, संविधान का जो हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची है ना, जानते हैं ना, संविधान की जो 8 शेड्यूल्स है, 8 शेड्यूल्स में कुल भारत की 22 भाषाएं हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें सबसे लास्ट में 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है ना, बोडो, डोंगरी और संथाली 2003 में। तो संथाली भाषा में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू ने संथाली भाषा में संविधान की एक प्रति का है ना अनावरण किया। संथाली भाषा में, किस भाषा में? संथाली भाषा में। क्लियर हो रहा है? तो प्रश्न पर देखते हैं। तो ये देखिए, आपको कुछ और जीएस का करंट अफेयर का जल्दी से देख लेते हैं। अरावली पहाड़ी है राजस्थान में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। चलिए एक और है, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा के लिए ट्रेडिशनल करंट हो जाएगा, हमेशा के लिए करंट हो जाएगा। ठीक है ना, पब्लिक पीपी मॉडल पर, ठीक है ना, पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, मतलब सरकार और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है? तो मध्य प्रदेश के धार में, दिसंबर 2025 में। पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भारत का पहला मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के धार में खुला है, दिसंबर 2025 पर। एक और इसके साथ करंट अफेयर आपका है कि धनु यात्रा, ठीक है ना, उड़ीसा के बरगढ़ में ओपन एयर थीम का संचालन हुआ। ठीक है ना, जिसको हम लोग धनु यात्रा पूछेगा, धनु यात्रा कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के बारगढ़ में। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, जिसकी हमने अभी बात की थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि संथाली भाषा में द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान का विमोचन किया। गुजरात को टाइगर स्टेट 2026 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ, अटल जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, सिक्किम में चोला और डोकला 2 युद्ध क्षेत्र हैं जो भारत और चीन की लड़ाई के समय काफ़ी चर्चा में थे। भारत और चीन लड़ाई में काफ़ी भीषण यहाँ पर युद्ध हुआ था। ये करंट अफेयर मेरे द्वारा लिखा हुआ है, तो समझ सकते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा ही हैंडराइटिंग है। तो चोला और डोकला 2 युद्ध क्षेत्र हैं जो हाल ही में पर्यटन के लिए खोला गया है। ठीक है ना, तो प्रश्न आएगा कि चोला और डोकला क्या हैं? तो युद्ध क्षेत्र है जो पर्यटन के लिए हाल ही में खोला गया। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, 2025 में जिनको नियुक्त किया गया, CIC है ना, केंद्रीय सूचना आयोग CIC, ठीक है। तो सेंट्रल चीफ है ना कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में चीफ इलेक्शन बोल रहे हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो चीफ कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, उसको अपॉइंट किया गया है। अपॉइंट होने वाले राजकुमार गोयल हैं। तो CIC के प्रमुख कौन होंगे? गोयल। तो कोई भी केंद्रीय सूचना आयोग CIC का जो चीफ अपॉइंट होता है, जो मुख्य अधिकारी नियुक्त होता है, उसका टेन्योर 3 साल का होता है या 65 साल, जो भी पूरा हो जाए। एज 65 साल हो गया तो रिटायर हो जाएगा, 3 साल हो गया तो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है ना। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करते हैं? ये हमेशा BPSC के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त को कौन अपॉइंट करते हैं? तो उसमें 3 लोग होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर होता है, दूसरा विपक्ष का नेता, अपोजिशन का लीडर,
और तीसरा, आपको प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री का बहुमत हो गया सरकार का, एक विपक्ष का नेता, एक प्रधानमंत्री, और दूसरा प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब 3 लोगों की टीम जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त को अपॉइंट करती है। एक बार आप मुख्य सूचना आयुक्त बन गए तो आपको 3 साल तक की कार्यकाल है, और दूसरा, अगर आपको 65 साल एज हो गया तो आप पहले भी 3 साल से छोड़ सकते हैं, हटा दिया जाएगा। संगीत बरुआ है ना, पिसरोटी, ठीक है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी, संगीता बरुआ है ना, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष बनी है, अध्यक्षा चुनी गई है, पीसीआई। कुछ और है ना, कुछ और देखिए, वर्तमान में ब्रिक्स कंट्री की अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास। 2025 में ब्राजील में हमें भारत को सौंपा है। तो बताइए 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है? भारत। कौन है? भारत। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा किसे मिला है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ठीक है ना। रूस के राष्ट्रपति ने 3-4 दिसंबर को भारत की यात्रा की थी। यह कैवां शिखर सम्मेलन था भारत और रूस का? भारत और रूस का नई दिल्ली में 23वां शिखर सम्मेलन हुआ, जब पुतिन 3-4 दिसंबर 2025 को भारत की यात्रा की है, ठीक है ना। सूचना यहाँ पर पेज एक ही रहना चाहिए। यहाँ पर आपको चीफ है ना, आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC जो ही बताए थे, तो इसकी स्थापना RTI एक्ट 2005 के द्वारा की गई थी, ठीक है ना, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ठीक अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटी। तो मुख्य सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की थी। दूसरी चीज, क्या मुख्य सूचना आयुक्त या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन क्या संवैधानिक संस्था है? नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि ये वैधानिक संस्था है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। संवैधानिक संस्था उसको बोलते हैं जिसको अनुच्छेद किसी आर्टिकल में चर्चा, जैसे UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। तो स्टैट्यूटरी कमेटी है, क्या है? स्टैट्यूटरी कमेटी है, ये वैधानिक संस्था है, और इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। सिलेक्शन कमेटी में कुल 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में विपक्ष का लीडर ऑफ द लोकसभा में विपक्ष का नेता, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। CIC का कार्यकाल क्या होता है? 3 इयर्स या 65 साल तक। ये दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। किसी सूचना आयुक्त को हम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। कार्यकाल के दौरान सैलरी अलाउंस को कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इनको हटाया कैसे जाता है? प्रेसिडेंट हटा सकता है अगर ये दिवालिया घोषित हो जाए, अपराध में न्यायालय का दोषी हो, कोई लाभ का पद हो, या मानसिक रूप से विकृत हो तो हटाया जा सकता है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट। वर्ष 2025 भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। खाद्यान्न के मामलों में हमारा ये वर्ष बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है ना। भारत रिकॉर्ड तोड़ खाद्यान्न के मामलों में 357 आपको मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए। पिछले साल 23-24 में 332 मिलियन टन था। इस बार हमारे किसानों ने 357 मिलियन टन। आप जानते हैं चावल के उत्पादन में भारत विश्व का नंबर 1 इस साल बन गया है। हमने चीन को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। तो 7.6% अधिक चावल का उत्पादन इस साल हुआ है, ठीक है ना। ठीक, उत्तराखंड जो है अपने राज्य में कोई भी अगर गाड़ी आती है तो वो पर्यावरण को देखते हुए उसने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड में कोई भी गाड़ी प्रवेश करेगी तो उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स लगाने वाला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। फिक्की
फिफ्पी के चेयरमैन को अनंत गोयनका हैं। गोवा के श्री गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति लगी है। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ लगाई गई? गोवा में। गोवा के कौन सा मठ है? जीवोत्तम। तो खाली गोवा याद रखिएगा, है ना। गोवा के केनाकोना क्षेत्र में, केनाकोना में, ठीक है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है ना, भारत में हुआ। और फोकस कंट्री किसे रखा गया? जापान को। जो भारत में दिसंबर में, जो नवंबर 2025 में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो और उसमें कौन फोकस था? तो जापान। कंट्री ऑफ फोकस कौन था? जापान हूँ, ठीक है। स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप बॉम्बे में लॉन्च किया गया। स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया? बॉम्बे में। न्योमा एयरबेस, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिएगा। लद्दाख में चीन को चुनौती देने के लिए, लद्दाख में चीन को चुनौती देने के लिए पूर्वी लद्दाख में चीन के सीमा के पास कौन सा एयरबेस को ऑपरेशनल किया गया? तो न्योमा एयरबेस को ऑपरेशनल किया गया। ठीक, ठीक है ना। भारत श्रीलंका संस्कृति महोत्सव कोलंबो विश्वविद्यालय में मनाया गया। एक और देखिए, भारत के एकमात्र विश्व धरोहर भारत के एकमात्र विश्व धरोहर स्थल कौन है? कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये VVI है। भारत विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय धरोहर स्थल कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, विश्व का एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का धरोहर स्थल है वो कंचनजंगा को घोषित किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगभग 110 साल से ज़्यादा जीने वाली महिला सालूम रदा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पर्यावरणविद थी, हजारों वृक्ष इन्होंने लगाया था। सालूम रदा लगभग 114 साल तक जिंदा रही। इनकी मृत्यु हो गई है। ये कर्नाटक की थी, पौधों को लगाते थी और इनकी मृत्यु पिछले दिसंबर महीने में हो गई। सालूम रदा थिमका, क्या नाम है? सालूम रदा थिमका, जिसको आप चाहें गूगल देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिवीजन कर लें कि ये पर्यावरणविद थी, महिला थी, 114 साल में इनकी मृत्यु हो गई। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो धरोहर स्थल के रूप में जिसे चिन्हित किया गया। और इम्पोर्टेंट क्या? न्योमा एयरबेस जो कि पूर्वी लद्दाख में है, न्योमा एयरबेस, ठीक है ना। न्योमा डायमंड माइक्रोस्कोप बॉम्बे में लगाया गया। न्योमा एयरबेस इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। भगवान श्री राम की प्रतिमा 77 फीट गोवा में लगी है, गोवा में लगी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बता रहे हैं, है ना, उनके बारे में बताए, ठीक है, उनके नियुक्ति बारे में काफ़ी बताए हम। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एरिया है, संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी। वर्तमान में भारत में ब्रिक्स की अध्यक्षता है। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी का है। रूस के राष्ट्रपति दिसंबर में आए थे भारत के, तब 23वां रूस शिखर सम्मेलन को किया गया था। उसके साथ साथ आपको संथाली भाषा में द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान का विमोचन किया। गुजरात को टाइगर स्टेट कहते हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में स्थापित किया गया 101वीं जयंती में। सिक्किम में चोला और डोकला VVI है, सिक्किम वाला, सिक्किम में चोला और डोकला VVI है। केंद्रीय सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल हैं। उसी के साथ साथ धनु यात्रा कहाँ हुई? उड़ीसा में, है ना। ओपन एयर थिएटर है, उड़ीसा के बरगढ़ में हुआ। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि वासुदेव देवनानी है, ठीक है। PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया? धार में खोला गया। धार में इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, इस तरह से हमारा उत्तराखंड बेहतर प्रदर्शन किया है पुलिसिंग में। और इस तरह से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और बनते रहिए। और शेयर करते रहिए, आगे और क्वालिटी मिलते रहेगी। 30 से 35 मिनट का हम लोग करेंट अफेयर लेंगे,
ठीक है ना, अगर कोई टॉपिक रहेगा तभी ज़्यादा होगा। वो क्लोज कर दीजिए। थैंक यू।